जय हिंद प्यारे साथियों, मैं सुशील एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म टीचिंग विद सुशील में आपका स्वागत करता हूं। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतर तरीके से आगे बढ़ा रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को आज क्लास कई दिनों के बाद देखने को मिल रहा है, तो थोड़ा सा स्वास्थ्य खराब हो जाने के कारण आपको क्लास नहीं मिल रहा था। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं, अब से आपको डेली क्लास मिलेगी। हम लोग आज पढ़ेंगे कृषि के बारे में। और एक बार क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि जो भी भाई बहन इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं, प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, आज की कृषि की क्लास है। तो आज का पहला क्वेश्चन बनता है, कह रहा कि एग्रीकल्चर शब्द, जो ये आपका एग्रीकल्चर शब्द है, ये कहाँ से लिया गया, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो देखिए कह रहा कि एग्रीकल्चर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के दो शब्दों से हुई है। एक एग्री अर्थात मृदा तथा दूसरा कल्चर अर्थात कृषि। तो एग्री और कृषि से लिया गया है, ये लैटिन भाषा से लिया गया है एग्रीकल्चर। तो एग्री का अर्थ क्या होता है, मृदा, तथा कल्चर का अर्थ होता है कृषि। ठीक है, तो आप लोग इसको अच्छे से कृषि को एग्रीकल्चर के नाम से जानते हैं, तो यहाँ से आप सभी लोग उसको ध्यान से समझ लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन पूछता है कि एग्रीकल्चर किस भाषा से लिया गया, तो लैटिन भाषा से लिया गया है। कहा कि यदि, आगे देखिएगा, कहा कि यदि खाद्यान्नों का सुरक्षित संग्रह सुनिश्चित करना हो तो कटाई के समय उनमें आर्द्रता अंश कितने प्रतिशत से अधिक आर्द्रता नहीं होनी चाहिए। यानी कि ये ध्यान समझिएगा इस क्वेश्चन को। कह रहा कि यदि खाद्यान्नों का सुरक्षित संग्रह सुनिश्चित करना हो तो कटाई के समय उनमें आर्द्रता अंश कितने प्रतिशत से अधिक आर्द्रता अंश नहीं होना चाहिए। तो 14% से अधिक आपकी आर्द्रता जो अंश होती है वो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये रहा दो क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट। और उसके बाद आ जाते हैं, कहा कि भारत में ऋतु आधारित फसलों एवं बुआई अवधि। अब देखिए रबी की फसल कब बोई जाती है, यहाँ से एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलता है भाई, रबी की फसल, खरीफ की फसल, ठीक है, और जायद की फसल। तो इसको आप लोग एक बार जरूर ध्यान दीजिएगा। देखिए इसका पूरा तालिका बना हुआ है। देखिएगा पहला है, कह रहा है कि फसल है और प्रमुख फसलें हैं, बुआई की अवधि है और कटाई की अवधि है। तो सबसे पहले रबी की फसल होती है, ये कब बोई जाती है भाई, तो शीतकालीन में। ठीक है, रबी की फसलें कौन कौन सी होती हैं, गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, मसूर, राई तथा आलू आदि। यानी कि जो ठंडी में, यानी कि रबी की फसल कब बोई जाती है, अक्टूबर नवंबर में जो भी फसलें बोई जाती हैं, यानी अभी अक्टूबर और नवंबर आपका आने वाला है, अक्टूबर और नवंबर में जो भी फसलें बोई जाती हैं सभी रबी की फसल होती है। जैसे आप लोग देखते हैं ना, गेहूं अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है, जौ भी गेहूं के साथ बोया जाता है, चना भी गेहूं के साथ ही बोया जाता है। ठंडी में चना का साग खाते हैं, इससे याद रखिएगा कि ठंडी में बोया जाता है तो रबी की फसल होगी। मटर भी उसी समय, चना मटर एक साथ बोया जाता है, सरसों भी उसी समय होता है, मसूर भी होता है, आलू भी ठंडी में ही बोई जाती है। तो ये कब बोए जाते हैं भाई, अक्टूबर से नवंबर तक। तो यहाँ से याद रखिएगा रबी की फसलें कब बोई जाती हैं, अक्टूबर नवंबर में। और इनकी कटाई कब होती है, वही अप्रैल में। आप लोग देखते हैं ना, गेहूं कटता है तो खेत खाली होते हैं शादी विवाह के लिए सब। तो यहाँ से याद रखिएगा कि गेहूं की कटाई होती है अप्रैल में। ठीक है, तो यहाँ से ध्यान रखेंगे कि रबी की फसल जो गेहूं है, और ये कब कटाई होती है, अप्रैल मार्च अप्रैल में हो जाती है इसकी। ठीक है ना, चलिए आ जाते हैं अब खरीफ की फसल। अब खरीफ की फसल को कैसे याद करेंगे, देखिए रबी को फसल को याद करने का मैं तरीका बता दिया कि बोया कब जाता है, ठंडी के समय में, जब आलू बोया जाता है ठंडी में, मटर भी ठंडी में, आलू मटर की सब्जी ठंडी में ही होती है। तो ये सब किसके है, रबी की फसल है। किसके है भैया, रबी की फसल। अब ये कटाई कब होती है रबी की फसल की, तो मार्च अप्रैल में। बताइए गेहूं कटता है तो शादी विवाह में सब लगन में, यानी कि खेत खाली रहते हैं, अधिकांश शादी विवाह सब मार्च से अप्रैल के बीच में ही रखते हैं, खेत खाली रहता है। तो गेहूं कटता है तब ना बारात आती है। तो इसका मतलब यहाँ से आप याद रखिएगा, ठीक है, शादी से याद रखिएगा कि अप्रैल और मार्च अप्रैल में ही खेत खाली रहता है, तो गेहूं कट जाता है तभी खेत खाली होता है। तो गेहूं जो होता है वो रबी की फसल होती है, रबी की फसल की कटाई मार्च अप्रैल में होती है। तो यहाँ तक आपको हमें उम्मीद है कि अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। अब रबी की फसल नहीं भूलेंगे, कब कटाई होगा, कब बोया जाएगा। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं खरीफ की फसल। खरीफ की फसल ग्रीष्मकालीन फसल होती है। ये
चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, तिल, मूंगफली, उड़द, कपास, रागी, सोयाबीन, ये सब इसके प्रमुख फसलें हैं। अब ये बोई कब जाती है? जून जुलाई में। धान कब लगता है भैया? जब स्कूल स्टार्ट होता है जुलाई में, तभी धान लगता है। आप ध्यान दिए होंगे। तो धान कब होता है? जब बारिश होता है। बारिश कब होती है भाई? जुलाई में। तो धान खरीफ की फसल है, कब बोया जाता है? जुलाई में, ठीक है, जून जुलाई में। और बारिश कब होता है? जून जुलाई में, तभी तो धान बोया जाता है। तो इससे याद रखेंगे आप लोग कि आपका जो ये है खरीफ की फसल, ये जून जुलाई में होती है। और इसकी कटाई कब होगी? अक्टूबर में होगी। इसकी कटाई कब हो जाती है? अक्टूबर नवंबर में, ठीक है। इसकी कटाई कब हो जाती है भाई? अक्टूबर नवंबर में हो जाती है। तो ये याद रखेंगे आप लोग। आ जाते हैं जायद की फसल। जो जायद की फसल होती है, ये इसमें क्या क्या होता है? जो गर्मी में, ग्रीष्म में होता है, शीत एवं ग्रीष्म के मध्य बोया जाता है। ये गर्मी के समय में यह तरबूज, खरबूजा, ककड़ी, खीरा, भिंडी आदि जो होते हैं सब्जी की खेती, सब जायद की फसल होती है। गर्मी के दिनों में तरबूज खाते हैं, खरबूज खाते हैं, खीरा, ककड़ी सब गर्मी के दिनों में ज़्यादा मिलता है, आप लोग देखे होंगे। तो ये कब बोया जाता है? मार्च अप्रैल में बोया जाता है। और ये इसकी कटाई होती है, ये जून जुलाई में ये क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। तो यहाँ से ये तीनों फसल, रबी की फसल, जायद की फसल, खरीफ की फसल, ये तीनों आप लोग अच्छे समझ से याद कर लिए होंगे। अपने व्यवहारिक गुण से, व्यवहारिक तरीके से याद करेंगे तो शायद ये कभी नहीं भूलने वाली चीज़ है कि कौन किस महीने में बोया जाता है, तो उस टाइम क्या होता है, उससे रिलेटेड भी समय याद करिए। जैसे अभी जो था रबी की फसल थी, तो ये अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है। और काटा कब जाता है? जब गेहूँ कब काटा जाता है? यानी कि जब गेहूँ कटता है, वही शादी विवाह की बात होती है उसी समय। तो इससे याद हो जाएगा वो रबी की फसल। तो रबी की फसल में गेहूँ, गेहूँ के साथ जौ भी, कहते हैं ना गेहूँ के साथ जौ भी। तो फिर जौ हो गया तो फिर चना भी उसी टाइम बोया जाता है, मटर भी, सरसों भी, मसूर भी। ये सब कब बोए जाते हैं? सब शीतकालीन है। रबी की फसल ठंडी में तो सब बोए जाते हैं ना, ये सब ठंडी में बोएंगे तो वही गर्मी के समय में 2 महीने 3 महीने के बाद इसको काट लिया जाता है, ठीक है। चलिए खरीफ की फसल भी, तो यहाँ तक हमें याद है। उम्मीद है कि आप सभी को ये याद हो गया होगा और इससे सरल तरीका, आपको बेहतर तरीका नहीं मिलने वाला। तो इसको एक बार रिवाइज करेंगे, आपको पूरा खरीफ की फसल याद हो जाएगा, रबी की फसल याद हो जाएगा, कब बोया जाता है, कब काटा जाता है, सब याद हो जाएगा आपको। चलिए आगे आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि कृषि में युग्म पैदावार का क्या आशय है। देखिए कह रहा है कि कृषि में जो युग्म पैदावार है उसका आशय क्या है। जो कृषि में युग्म पैदावार है, इसका आशय है कि विभिन्न मौसमों में 2 फसलें उगाना। विभिन्न मौसमों में 2 फसलें उगाना, यही होते हैं आपका युग्म पैदावार। यानी कि 2-2 फसलों, 2-2 मौसमों में एक ही फसल उगाना। जैसे खेती आप देख रहे हैं, इसमें हाइब्रिड का जो आता है, किसी भी फसल में उसको उगा सकते हैं। तो ये होता है युग्म पैदावार, ठीक है। चलिए मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता क्या है। पशुपालन और कृषि उत्पादन को एक साथ करना। पशुपालन एवं कृषि उत्पाद को एक साथ करना, वह मिश्रित कृषि है। आगे कह रहा है कि भारत में संकार्य यानी कि चालू जोतों का सबसे बड़ा औसत आकार किस राज्य में? तो राजस्थान में। कहाँ पे है भैया? राजस्थान में। आगे देखिएगा, अगला कह रहा है कि दक्षिण भारत में उच्च कृषि उत्पादकता का क्षेत्र तमिलनाडु तट पर पाया जाता है। जो दक्षिण भारत का उच्च कृषि उत्पादकता जो का क्षेत्र है, ये तमिलनाडु के तट पर पाया जाता है। भारत में रासायनिक उर्वरकों के 2 सबसे बड़े उपभोक्ता राज्य कौन कौन से हैं? तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। भारत में रासायनिक उर्वरकों के 2 सबसे बड़े उपभोक्ता राज्य कौन कौन से? उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र हैं भैया, इसको याद रखिएगा आप लोग। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पुनर्भरण योग्य भौम जल संसाधन। इसको देखिएगा, पुनर्भरण योग्य भौम जल संसाधन में कौन सा राज्य सबसे संपन्न है? तो उत्तर प्रदेश है। कौन सा भैया? उत्तर प्रदेश है, ठीक है। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में अनुबंधन कृषि को लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा था? तो पंजाब था। अनुबंध कृषि, जो अनुबंध कृषि था वो कौन सा लागू करने वाला राज्य है? तो पंजाब है। गेहूं की अच्छी कृषि के लिए कौन सी भौगोलिक दशाएं आवश्यक है? तो मध्यम ताप और मध्यम वर्षा, ये होती है जो गेहूं की कृषि के लिए अच्छा होता है। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चावल की कृषि के लिए 100 सेमी से अधिक वर्षा और 25 डिग्री सेल्सियस से उच्च तापमान
आदर्श जलवायु मानी जाती है। जो चावल की खेती होती है वो 100 सेमी से अधिक वर्षा होना चाहिए और 25 डिग्री सेल्सियस से उच्च तापमान आदर्श जलवायु दशाएं मानी जाती हैं। ये सबसे अच्छा होता है, ठीक है। इतना टेम्परेचर है और इतनी बारिश हो तो सबसे बेस्ट माना जाता है। अगला कह रहा है कि कल्याण सोना किस फसल की किस्म है। तो जो कल्याण सोना है ये गेहूं की एक किस्म है। जो कल्याण सोना है और किसकी किस्म है, तो गेहूं की। भारत की प्रमुख, आगे देखिएगा, थोड़ा सा और जूम कर देते हैं ताकि आपको देखिए। कह रहा है कि भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी है, तो चावल है। भारत की सबसे प्रमुख फसल कौन सी भाई, तो चावल है, ठीक है। चलिए आ जाते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ से देखते हैं। कह रहा है कि भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस फसल की कृषि होती है, तो धान की होती है, चावल की। यानी कि भारत में सबसे ज़्यादा कृषि किसकी होती है, तो धान की होती है। मक्का मुख्यतः खरीफ की फसल है, परंतु इसकी खेती वर्ष भर खरीफ रबी जायद तीनों फसल ऋतुओं में की जाती है। मक्का मुख्यतः खरीफ की फसल है, ठीक है, लेकिन इसकी जो होती है ये खरीफ रबी और जायद तीनों ऋतुओं में इसकी बुआई हो सकती है। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आपका कि भारत में चावल की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है, तो भैया ये उत्तर प्रदेश में। चावल की खेती जो सबसे अधिक होती है भारत में, तो उत्तर प्रदेश राज्य में जो क्षेत्र है वही होती है। भारत के किस क्षेत्र को चावल का कटोरा कहा जाता है, तो ये क्षेत्र कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र, ये चावल का कटोरा इसे कहा जाता है, ठीक है। किसे कहा जाता है, कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र। जो कृष्णा और गोदावरी नदी के डेल्टा क्षेत्र होते हैं, तीन ओर से घिरे होते हैं, यही आपकी होती है चावल का कटोरा, ठीक है। जया पद्मा पूसा सुगंधा जमुना तथा कृष्णा किस फसल की उन्नत किस्में हैं, तो धान की। देखिए यहाँ से जया जो होता है ये भी धान का होता है, पद्मा भी धान होता है, पूसा भी धान होता है, सुगंधा 5 भी है, धान की किस्म होती है, जमुना भी धान की किस्म होती है, कृष्णा भी धान की किस्म होती है। तो ये सब किसके हैं, धान की एक किस्म है, उन्नत किस्में हैं। ग्रीन गोल्ड किसकी किस्म है, किसकी किस्म है, तो ये चाय की एक किस्म होती है ग्रीन गोल्ड, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका चाय की। चलिए आ जाते हैं, धान की फसल में किस जीव का प्रयोग जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है, नील हरित शैवाल का। किसका, नील हरित शैवाल का प्रयोग किया जाता है। धान की फसल में जीव का प्रयोग जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है, तो नील हरित शैवाल का किया जाता है। मध्य प्रदेश के किस जिले को कपास की खेती के कारण सफ़ेद सोने का क्षेत्र कहा जाता है, तो खरगोन जिला को। अब बताइए भाई, कपास की खेती सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती है, तो मध्य प्रदेश के खरगोन जिला में होता है। ये सफ़ेद सोने का क्षेत्र भी कहा जाता है इसे, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत के किस राज्य को शक्कर का कटोरा कहा जाता है भाई, शक्कर का कटोरा किसे कहा जाता है, तो जो शक्कर का कटोरा है उत्तर प्रदेश। सबसे ज़्यादा ईख की खेती कहाँ पे होती है, तो उत्तर प्रदेश में होती है। भारत की सभी फसलों में से गन्ने की फसल के अंतर्गत उसके शुद्ध सकल कृषि क्षेत्र के सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत सर्वाधिक है। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका, करा कि करनाल बंट गेहूं का एक कवक जनित रोग है। ये जो गेहूं का ये करनाल बंट है, ये गेहूं का एक कवक जनित रोग है जो टीलेटिया इंडिका नामक कवक से होता है, ठीक है। ये जो गेहूं का नामक कवक है ये कौन सी बीमारी है, तो करनाल बंट। ये किस में होती है, गेहूं में होती है, तो इसको याद रखिएगा। चलिए ठीक है, तो आ जाते हैं अगले पेज पे। आपका अगला पेज ठीक है, तो फिर आ जाते हैं अगला पेज पे। तो ये है आपका कृषि उत्पादन से संबंधित महत्वपूर्ण क्रांतियां हैं। अब देखिए कौन सी क्रांति किसके लिए होती है। यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग, थोड़ा सा बड़ा करते हैं इसको ताकि आपको स्पष्ट दिखाई दे। चलिए, करा कि कृषि उत्पादन के से संबंधित महत्वपूर्ण क्रांतियाँ। पहला क्या है क्रांति है,
और कृषि है, तो इसमें क्रांति मिलेंगे आपको और इसमें कृषि मिलेंगे। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे इसको, हरित क्रांति किससे संबंधित है भाई, तो खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। सुनहरी यानी कि स्वर्ण क्रांति फसल एवं सब्जी उत्पादन यानी कि बागवानी उद्यान से संबंधित है। कौन सा, सुनहरी या स्वर्ण क्रांति। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, तो दूध उत्पादन से संबंधित है। कृष्ण यानी कि काली क्रांति खनिज तेल यानी पेट्रोलियम के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता से संबंधित है। नीली क्रांति मत्स्य पालन से, मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। और आगे है आपका गोल क्रांति। क्या होता है भैया, गोल क्रांति। ठीक है, गोल क्रांति किससे संबंधित है, तो गोल क्रांति आलू, आलू कैसा होता है, गोल होता है, इसलिए गोल क्रांति। भूरी क्रांति उर्वरक से, आप लोग देखते हैं भूरा है तो यानी कि उर्वरक है, तो उर्वरक से संबंधित है। पीली क्रांति तिलहन, तेल वाला जो होता है उससे संबंधित होता है। रजत क्रांति अंडा यानी कि रजत कैसा होता है, सिल्वर यानी कि सफ़ेद होता है, सफ़ेद होता है, उसी तरह अंडा भी सफ़ेद होता है, तो सिल्वर क्रांति, रजत क्रांति अंडा से। अब इंद्रधनुषी क्रांति कृषि संबंधित समग्र क्रांति, जो इंद्रधनुषी क्रांति से संबंधित है। अमृत क्रांति ये नदियों को जोड़ने की योजना है, जो अमृत क्रांति ये नदियों को जोड़ने की योजना है। सदाबहार क्रांति ये कृषि उत्पादन को दोगुना करना, टिकाऊ कृषि उत्पादन से संबंधित है। गुलाबी क्रांति ये प्याज उत्पादन यानी झींगा मछली, ये सब क्या है, गुलाबी क्रांति होता है। जो प्याज देखते हैं ना गुलाबी कलर की होती है। ठीक है, अब लाल क्रांति मांस एवं टमाटर, मांस एवं टमाटर जो होता है, मांस एवं टमाटर ये लाल क्रांति से संबंधित है। आगे कहा कि बाजरे की कृषि किस जलवायु में की जाती है, तो उष्ण एवं शुष्क जलवायु में बाजरे की कृषि होती है। शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फसल कौन सी है, तो मूंगफली है। कहा कि आस और बोरो किस फसल की किस्में हैं, तो धान की। जो बोरो है ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, या और सीटेट में भी आपके क्वेश्चन पूछा जा चुका है ये, तो ये कौन सी किस्म की है, तो ये है आपकी धान की खेती के लिए। कहा कि भारत में सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा है, तो सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश है भैया। कौन सा है, मध्य प्रदेश है। कहा कि कौशल किस फसल की उन्नत प्रजाति है, कौशल, तो कौशल आपका मूंगफली के उन्नत प्रजाति है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊपर से थोड़ा सा देख लेते हैं। कहा कि किस फसल में नाइट्रोजन संचित करने की क्षमता सर्वाधिक होती है, तो दलहनी, जो दाल वाली होती है फसल, उसमें नाइट्रोजन संचित करने की क्षमता सबसे अधिक होती है। कहा कि दलहनी फसलों हेतु कोबाल्ट आवश्यक है तथा कोबाल्ट राइजोबियम जीवाणु हेतु नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए आवश्यक तत्व भी है। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, तो फिर आ जाते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत को, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। देखिए यहाँ से कह रहा है कि भारत को 3/4 से अधिक कच्चा रेशम यानी किन राज्यों या राज्य से प्राप्त होता है, तो कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश से। भारत का 3/4 जो भाग होता है वो कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश से प्राप्त होता है कच्चा रेशम। ठीक है, अगला कह रहा है कि नार्मन आर्नेस्ट बोरलाग, जिन्हें हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, किस देश से संबंधित हैं, तो ये हैं आपके संयुक्त राज्य अमेरिका से। किससे हैं भाई, तो संयुक्त राज्य अमेरिका से संबंधित हैं। देखिए इनका नाम है नार्मन आर्नेस्ट बोरलाग, जिन्होंने हरित क्रांति का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, हरित क्रांति से क्या अभिप्राय है, तो उच्च उत्पादकता वाले बीजों को प्रयोग कर उत्पादन बढ़ाना हरित क्रांति कहलाता है। ठीक है भैया, चलिए आ जाते हैं आगे आ जाते हैं हम लोग। कहा कि हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ किस फसल से के उत्पादन एवं उत्पादकता दोनों में हुआ है, तो ये है भैया हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ किस फसल में हुआ है, तो गेहूं में हुआ है। किस में भैया, गेहूं में हुआ। अगला क्वेश्चन है हरित क्रांति में किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन किया गया, तो मैक्सिकन गेहूं, जो एक प्रजाति है मैक्सिकन गेहूं, उसी का सबसे अधिक हुआ है हरित क्रांति में। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि सर्वाधिक विदेशी मुद्रा किस नगदी फसल के निर्यात से प्राप्त होती है,
तो ये चाय से होती है। विदेशी मुद्रा जो नकदी फसल की होती है चाय होता है भाई, ठीक है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है। अगला कह रहा है कि लाल विगलन रेड रोड किस फसल रोग है, किस फसल का रोग है भाई, तो ये है आपका गन्ना का। देखते हैं ना, गन्ना चिर जाता है बीच से और वो रेड कलर का हो जाता है, तो ये जो किस फसल का है रोग, तो लाल विगलन एक गन्ना का होता है। मूंगा रेशम का उत्पादन संपूर्ण विश्व में केवल भारत के असम में किया जाता है। इसे वर्ष 2007 में भौगोलिक संकेतक का दर्जा प्राप्त हुआ है। जीआई टैग भी मिल चुका है किसको, मूंगा रेशम को। ये भारत में असम में किया उत्पादन होता है इसका, 2007 में इसको मिल चुका है। अगला क्वेश्चन है करा कि तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो वर्ष 1986 में किया गया था। अगला है आपका मक्के की फसल तैयार होने की औसत अवधि कितनी है, तो मक्के की फसल जो तैयार होता है कितने दिन में, लगभग 140 दिन में। लगभग 140 दिन में ये क्या तैयार हो जाता है मक्के की फसल, ठीक है। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। और यहाँ से देखिए करा कि प्रमुख कृषि संगठन एवं मुख्यालय, तो ये देख लीजिएगा, पहले इसको देखिएगा, उसके बाद फिर आगे देखेंगे। चलिए देखते हैं। देखिए इसमें कह रहा है कि कृषि संगठन और इसमें दिया है मुख्यालय, तो कह रहा है कि भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, तो कानपुर में है। और इसको देखिएगा, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, कानपुर में। समेकित कीट प्रबंधन राष्ट्रीय केंद्र नई दिल्ली में है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान मनीला में है। और अर्ध शुष्क क्षेत्रों हेतु अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में स्थित है। सूखे क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र अलेप्पो में स्थित है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मुंबई में है, ठीक है। तो यहाँ से इसको आप लोग एक बार जरूर रिवाइज कर लीजिएगा। देखिए आगे कह रहा है कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मुंबई में, ये तो आपको हो गया। अंतर्राष्ट्रीय मक्का और गेहूं वृद्धि केंद्र मैक्सिको में स्थित है। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है यहाँ से आपका देख लेते हैं, दूसरी चार्ट में दिया हुआ प्रमुख कृषि बोर्ड एवं मुख्यालय। अब कृषि बोर्ड मुख्यालय, काफ़ी बोर्ड मुख्यालय कहाँ पर स्थित है भाई, कॉफ़ी का तो बंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। रबर बोर्ड का मुख्यालय कोट्टायम केरल में स्थित है। चाय बोर्ड का मुख्यालय कोलकाता पश्चिम बंगाल में स्थित है। तंबाकू बोर्ड का मुख्यालय गुंटूर यानी आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगला क्या है, मसाला बोर्ड, ये कहाँ पे है, कोच्चि केरल में भाई। मसालों का राज्य भी केरल को कहा जाता है, तो ये यहाँ से आपको याद रखना है कि जो ये मसाला बोर्ड है वो कोच्चि के केरल में है, ठीक है। कह रहा है कि राष्ट्रीय मांस व पोल्ट्री बोर्ड नई दिल्ली में स्थित है। भारतीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड पूरे महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोग एक बार जरूर रिवाइज करिएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन है यहाँ से, ये क्वेश्चन कह रहा है कि दक्षिण भारत में चाय की खेती पश्चिमी घाट की नीलगिरी तथा इलायची की पहाड़ियों के निचले ढालों पर की जाती है। यानी कि जो चाय की खेती होती है पश्चिमी घाट की नीलगिरी पे तथा इलायची की पहाड़ियों के निचले ढालों पर की जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, आप लोग इसको याद करिएगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही। और जाते जाते एक बार आप सभी से फिर से निवेदन करते हैं कि प्लीज़ जो भी भाई इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि हर लोगों के पास पहुँचे ये वीडियो। तो फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।